हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो आज हमारी एमसीक्यू की क्लास नंबर 5 है। ठीक है, आज एक्चुअली हम इंपोर्ट से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन से क्वेश्चंस थे वो मुझे भेजे नहीं टीम ने, दैट्स वाई उन्होंने इंपोर्ट वाला बना रखा था तो वो प्रोवाइड कर दिया है। फर्स्ट आई रोल फंक्शंस इनिशिएटिव्स जनरल अंडरस्टैंडिंग, ये जो बुक है ये सारे पोस्ट के लिए आपको 100% मार्क्स देने की गारंटी रखता है। ठीक है, ये बात है यहाँ पे। सेकेंडली, मुझे बहुत सारे बच्चों का ऐसा मतलब मेल आता है, कमेंट भी आता है, ज़्यादातर असिस्टेंट ही होते हैं वो बच्चे, वो उन असिस्टेंट पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किया है उन लोगों ने। तो उनका ये कहना होता है कि मैम क्या हमें पूरा जो बुक है वो पढ़ना पड़ेगा? कि जी हाँ, पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसमें मैंने फूड साइंस रिलेटेड डेटा नहीं दिया है, क्योंकि मैं उसकी नॉलेज रखती ही नहीं हूँ। दैट्स वाई आई डिडंट प्रोवाइड दैट, क्योंकि मैं उस चीज़ के साथ जस्टिस नहीं कर पाती अगर मैं इसका नॉलेज नहीं रखती। फसाई का नॉलेज मैं रखती थी, बिकॉज मैंने यूपीएससी के लिए इसके बारे में पढ़ा था, हमको पढ़ना पड़ा था। ठीक है, दैट्स वाई मैंने इसके लिए बुक बनाया है। तो इन सारे पोस्ट के लिए पूरा बुक पढ़ना ज़रूरी है। और फूड साइंस जो है वो टीओ सीएफएसओ के बच्चों के लिए है, तो उनके लिए तो देखो भाई वो उनको अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो मैंने प्रोवाइड नहीं किया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट के क्वेश्चंस। या ओवर हियर पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अंडर विच सेक्शन ऑफ एफएसएस एक्ट 2006 इंपोर्ट ऑफ फूड इन इंडिया इज अलाउड। तो कौन से सेक्शन के तहत, एफएसएस एक्ट 2006 के कौन से एक सेक्शन के तहत जो है फूड इंपोर्ट कर सकते हो आप इंडिया में। अब इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया, इंडिया में लेकर आना फूड कमोडिटीज बाहर देश से, उसे कहते हैं हम इंपोर्ट करना। और अगर हम हमारा जो भी फूड प्रोडक्ट है वो इंडिया से बाहर भेज रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट करना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एक्सपोर्ट करना कहते हैं। ठीक है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना, बहुत डिटेल में पॉइंट वहाँ पे लिखा कर दिए हैं आप लोगों को। तो देखो इंपोर्ट जो है वो आप सेक्शन 25 के अंतर्गत कर सकते हो। ये अलाउ किया गया है कि जो भी आप फूड प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो इंडिया में वो सेफ़ होना चाहिए, होलसम होना चाहिए, हम ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फुल फॉर्म ऑफ FICS। अब फुल फॉर्म ऑफ FICS क्या है, इसका है फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम। फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम क्या है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो आपको NOC प्रोवाइड करता है। जो भी आप इंपोर्ट प्रोडक्ट मंगाते हो ना, जो भी आप इंपोर्ट प्रोडक्ट मंगाते हो उसके लिए ये NOC प्रोवाइड करता है। अब NOC क्या चीज़ होती है, तो NOC यहाँ पे मैंने इसका क्वेश्चन भी ऐड ऑन किया है, तो NOC का फुल फॉर्म भी देख लो। NOC होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन, कि जो भी आप फूड प्रोडक्ट मंगा रहे हो इंडिया में, हमें एज सच उसके कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इंस्पेक्शन करने के बाद ही वो ऑब्जेक्शन NOC दी जाती है। ऐसा नहीं कि तुरंत देख लिया आ गया कंसाइनमेंट, देख लिया कि क्या क्या मटेरियल है, कितना कितना मटेरियल है और फिर उसको NOC दे दिया, नहीं ऐसा नहीं होता है। पूरा इंस्पेक्शन होता है, विजुअल इंस्पेक्शन होता है पहले, फिर सब कुछ देखा जाता है कि भाई फसाई का लाइसेंस है या नहीं, इंपोर्टर के पास लाइसेंस है या नहीं, लाइसेंस नंबर है या नहीं, डेट ऑफ जो भी मैन्युफैक्चरिंग है वो है या नहीं, फिर अगर बहुत बड़ा बल्क अमाउंट में अगर कंसाइनमेंट आ रहा है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव जो सैंपल है वो प्रोवाइड किया है नहीं, अगर नहीं किया है तो फिर अथोराइज ऑफिसर को पूरा हक होता है कि वो बड़ा जो भी जितना बड़ा बल्क अमाउंट दे रखा है या बल्क कंसाइनमेंट दे रखा है उसको उसका सील तोड़कर उसमें से एक सैंपल उठा कर ले सकता है, मतलब 2 सैंपल उठा कर लेगा। इस तरह का पूरा डिटेल में मैंने वहाँ पर लिखा कर दिया है, आप एक बार पढ़ लेंगे कहानी की तरह, आपको अच्छा लगेगा। सोचो कि जैसे आप खुद ही एक ऑथोराइज ऑफिसर हो और आप ही को काम करना है तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। क्योंकि जब मैं इंपोर्ट पढ़ रही थी ना, आई वॉज एक्चुअली लाइक इमेजिनिंग माई सेल्फ एज अ इम्पोर्टर, नॉट अ इम्पोर्टर, लाइक ऑथोराइज ऑफिसर। तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई डेटा समझने में, क्योंकि मैंने देखो इसके लिए क्या पढ़ा था, FSS इंपोर्ट रेगुलेशन 2017 पूरा पढ़ लिया मैंने। ठीक है, रेगुलेशन 2017 पूरा पढ़ लिया। दैट्स वाई मैं कभी भी पढ़ती हूँ ना तो एक तो मैं इमेजिन कर लेती हूँ कि मैं उस जगह हूँ, उस अथोराइज ऑफिसर की तरह, या फिर उस पोस्ट पे हूँ, या फिर मैं एक विक्टिम की तरह हूँ, या फिर मैं एक कस्टमर की तरह हूँ, फिर मैं वो अच्छे से पढ़ पाती हूँ, समझ पाती हूँ। तो मैं भी आप लोगों को रिकमेंड करूँगी इसी तरह से आपको पढ़ना है, जैसे आप एक ऑथोराइज ऑफिसर हो उस तरह से। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शेल्फ लाइफ क्या होती है, शेल्फ लाइफ ओके, शेल्फ लाइफ ऑफ फूड क्या होता है। तो देखो ऑप्शन पढ़ो, टाइम पीरियड बिटवीन डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड बेस्ट बिफोर, टाइम पीरियड बिटवीन डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट। तो ये दोनों ही होता है, दोनों को ही होता है, विच एवर कम्स अर्ली। माने देखो क्या होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि बेस्ट बिफोर एक डेट होती है और एक डेट ऑफ एक्सपायरी होती है। ठीक है, एक्सपायरी डेट, तो यहाँ पे देखो बेस्ट बिफोर पे मैं ऐसे करती हूँ, जैसे आज क्या है 23rd ऑफ फेब 2022,
और इसको कर लेते हैं 23 Feb 2023, ऐसा कर लेते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब क्या है कि यहाँ पे ऐसा है, बेस्ट बिफोर का मतलब होता है जो भी आप फूड कमोडिटीज़ लेकर आ चुके हो, लाइक आपने क्या साबुदाना तो इम्पोर्ट नहीं करते, किमची, हाँ किमची, ठीक है, आपने किमची क्या की, इम्पोर्ट की, उसके ऊपर लिखा है कि बेस्ट बिफोर 23 Feb 2022। इसका मतलब है कि आप इसका जो यूज़ है, इसका जो सही मायने में जो इसकी कंटेंट क्वालिटी है, ठीक है, किसकी, किमची की जो क्वालिटी है वो 23 Feb 2022 तक ही बरकरार रहेगी। इसके बाद अगर आप इसको खाओगे तो एज सच कोई फूड पॉइजनिंग जैसी चीज़ नहीं होगी, आपको किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं होगा, बट ये है कि इसकी क्वालिटी डिक्रीज़ हो सकती है, ठीक है। इसका क्वालिटी क्या हो सकता है, कम हो सकता है, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, बिकॉज हमने पहले बता रखा है कि आप इसको 23 फरवरी के पहले खा लें, ठीक है। सेकेंड, ये जो एक्सपायरी डेट होती है तो ये सिंपल होती है कि भाई अगर आपने एक्सपायरी डेट के बाद चीज़ें खाई तो अगर आपको कुछ भी रिएक्शन होता है तो कंपनी इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होती है, क्योंकि एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपने पढ़ना चाहिए कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, क्योंकि एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, बेस्ट बिफोर डेट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी होती है कंटेंट मतलब लेबलिंग में, ठीक है, लेबलिंग में कर दी होती है, तो वो अच्छे से आपको देखना होता है। तो इतना सिंपल है। तो ये क्या होता है, शेल्फ लाइफ, कि ये डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और बेस्ट बिफोर या फिर डेट ऑफ एक्सपायरी डेट, इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड होता है इसे कहते हैं शेल्फ लाइफ। अब विच एवर कम्स अर्ली, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर आपका बेस्ट बिफोर पहले आ रहा है तो शेल्फ लाइफ उतनी ही है, अगर आपका एक्सपायरी डेट पहले आ रहा है तो शेल्फ लाइफ उतनी ही है, और हमेशा बेस्ट बिफोर ही पहले आता है, एक्सपायरी डेट पहले नहीं आती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आई ई कोड इज इशूड बाय, तो आई ई कोड इज इशूड बाय DGFT। अब आई ई कोड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। क्या है बच्चों, ये है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तो ये जो है ये किसके द्वारा आपको इशू किया जाता है, ये आपको DGFT के द्वारा इशू किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, DGFT। तो ये क्या करता है कि भाई DGFT जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको प्रोवाइड करता है, उस DGI कोड के बाद ही आप कोई चीज़ इंपोर्ट कर सकते हो, ये ध्यान में रखना। हाँ, अनटिल एंड अनलेस आप पर्सनल यूजेस के लिए कोई चीज़ इंपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे अगर आप किमची ऑर्डर करना चाहते हो साउथ कोरिया से टू ईट, क्योंकि वो आप खुद जो है खाना चाहते हो, तो यू कैन इम्पोर्ट दैट थिंग। अगर किसी कंपनी की हेल्प ले रहे हो तो फिर डेफिनेटली उस कंपनी का आई कोड होता है। अगर आप खुद के लिए मतलब किसी कंपनी की हेल्प नहीं ले रहे हो, खुद ही पर पूरा खर्चा भी करना है, सब कुछ आप अपना ही करना है, तो आप पर्सनली जाकर कर सकते हो। उसके लिए आई कोड की ज़रूरत नहीं है, बस एक NOC प्रोवाइड करना पड़ता है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एनुअल फ़ी फॉर इम्पोर्ट लाइसेंस इन इंडिया इज़। तो देखो एनुअल फ़ी, अब एनुअल फ़ी किस बारे में, इम्पोर्ट लाइसेंस की जो एनुअल फ़ी होती है वो कितनी होती है, तो देखो ये होती है 7,500। तो आपको कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा, 7,500 किसी और भी लाइसेंस की फ़ी है। जी हाँ, आपने सही सोचा, सेंट्रल लाइसेंस की फ़ी है ये। सेंट्रल लाइसेंस जो होता है उसकी फ़ी है आपकी 7,500, वो भी एनुअली, ठीक है, दिस इज़ एनुअल फ़ी। तो ये एनुअल फ़ी जो है बच्चों, ये इम्पोर्ट लाइसेंस की भी सेम ही है। ऐसा क्यों, क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आता है, दैट्स वाई इसकी जो फीस रखी गई वो 7,500 रुपये रखी गई है। तो इसका मतलब मैम जो लाइसेंसिंग पीरियड होता है मैक्सिमम 5 ईयर और मिनिमम 1 ईयर, तो ये क्या सेम है इन दोनों के लिए? जी हाँ, इम्पोर्ट के लिए भी सेम है। आप जो है 1 साल तक का आपका लाइसेंस ले सकते हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 साल तक का लाइसेंस ले सकते हो, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है बच्चों, ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट, विच फॉर्म इज़ इशू बाय इम्पोर्टर टू फाइल एनुअल रिटर्न। तो देखो इम्पोर्टर को कुछ चीज़ों की लाइक कंडीशंस होती है कि उसको फॉलो करना ही करना है। जैसे उसने एनुअल रिटर्न भरना ही है, ठीक है, हर साल उसने एनुअल रिटर्न भरना है, तो वो एनुअल रिटर्न का जो फॉर्म होता है वो कौन सा फॉर्म होता है, वो होता है फॉर्म D1। क्या होता है ये, फॉर्म D1। और जो एनुअल रिटर्न होता है वो 31 मई, ठीक है, 31 मई ऑफ ईच ईयर, ये याद रखना है। हर साल एक तो आप 31 मई को भरो, या फिर
या फिर बिफोर 31 मई, ठीक है, 31 मई के पहले भरो या फिर उसके उस दिन भरो, बट आपको आपका रिटर्न भरना है, एनुअल रिटर्न भरना है अगर आप एक इम्पोर्टर हो तो, अगर आप सामान बाहर से मंगा रहे हो और यहाँ पे बेच रहे हो तो। नेक्स्ट, हाउ मेनी सैम्पल्स आर कलेक्टेड पर प्रोडक्ट ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन। तो देखो जब आपका कंसाइनमेंट आता है, ठीक है, कंसाइनमेंट आ गया बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा आपने इंपोर्ट के लिए सॉरी आपने बहुत ज़्यादा फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लिए, ठीक है, कोई आपकी ABC कंपनी समझो, ABC इंपोर्ट कंपनी। तो अब क्या होता है कि जो अथोराइज्ड ऑफिसर होता है ना, वो क्या करता है कि यहाँ से 2 सैंपल उठाता है, ठीक है, किसी मतलब अगर होमोजीनियस है, कंसाइनमेंट पूरा होमोजीनियस है, एक ही प्रोडक्ट है और बहुत सारा बल्क अमाउंट में मतलब ला चुके हो आप, तो वो क्या करेगा कि 2 सैंपल उठाएगा यहाँ से, ठीक है, 2 सैंपल उठाएगा, एक सैंपल अपने पास ही रखता है और दूसरा सैंपल क्या करता है, फूड एनालिस्ट को भेजता है, ठीक है। फूड एनालिस्ट क्या करता है, इसकी चेकिंग करता है, इसकी टेस्टिंग करता है, अगर वो मटेरियल सेफ़ है, अगर वो चीज़ फूड जो भी आपने मंगा रखा है वो सेफ़ है, तो आपको NOC प्रोवाइड कर दी जाती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है, और अब आप क्या कर सकते हो कि आपका सामान लेकर जा सकते हो और फिर उसे सेल कर सकते हो। अभी जो दूसरा सैंपल रखा हुआ है इसके पास, तो ये क्या करता है कि वो NOC के साथ ये दूसरा सैंपल भी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अगर देखो और चीज़ें होती है, ये किसको प्रोवाइड कर देगा, इंपोर्टर को प्रोवाइड कर देगा। अगर ऐसा होता है कि NOC नहीं मिल रही है, ठीक है, NOC नहीं मिल रही है, यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि आपका जो फूड है वो अनसेफ है, ठीक है, ये अनसेफ है, ऐसा इसने कहा, किसने, ऑथोराइज ऑफिसर ने कहा। तो अब जो इम्पोर्टर है वो क्या करेगा, वो बंदा ऐसा कर सकता है कि जो दूसरा सैंपल है, ठीक है, वो दूसरा सैंपल रीजनल ऑफिस को, रीजनल जो लेबोरेटरी है, सॉरी रीजनल लेबोरेटरी को देने की बात करेगा, फिर से एक बार जो है इंस्पेक्शन करने की बात करेगा, फिर से एक बार इसका एनालिसिस करने की बात रख सकता है इम्पोर्टर, उसको पूरा हक होता है ये। और ये जो दूसरा सैंपल होता है उसी के लिए यूज़ किया जाता है कि भाई उसी के लिए, माने नॉट उसी के लिए, एक्चुअली एक तरह से सेफ साइड पे रखने के लिए उसको निकाला जाता है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि कुछ नहीं है, सिंपल है। AO क्या करेगा कि 2 सैंपल उठाएगा, किसी भी बड़ी कंसाइनमेंट में से 2 सैंपल उठाने के बाद उसे फूड एनालिस्ट के पास भेजेगा। अगर फूड एनालिस्ट कहता है कि सही है तो NOC प्रोवाइड कर दी जाएगी, और NOC प्रोवाइड करते समय जो दूसरा वाला सैंपल होता है वो आपके साथ भेज दिया जाता है। अगर NOC नहीं प्रोवाइड कर रहे, कहा जा रहा है कि अनसेफ है आपका मटेरियल, तो क्या करेगा इम्पोर्टर अपनी एक अपील रख सकता है कि जो दूसरा सैंपल पड़ा हुआ है ऑथराइज ऑफिसर के पास, उसका फिर से चेकिंग करो और मुझे बताओ सच में वो अनसेफ है या नहीं है, अगर सेफ है तो फिर मुझे NOC प्रोवाइड कर दो, दैट्स इट, ओके, इतना सिंपल है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 2 सैंपल्स, ओके, यहाँ पे आंसर क्या होगा, इतना पूरा गंदा कर दिया मैंने, आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 2 सैंपल्स उठाता है कौन, ऑथराइज ऑफिसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी रीजनल ऑफिसेस इन ऑफ फसाई फॉर टेक्निकल क्वेरीज। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई जो ऑथोराइज हमारे ऑफिसेस है, ठीक है, फॉर इम्पोर्ट, जो कि अलग अलग जगह से इम्पोर्ट, देखो इम्पोर्ट क्या एक ही रूट से नहीं होता है, ये होता है लैंड से, ठीक है, ये होता है एयर से, ये होता है वाटर रूट से। तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप इकट्ठा, अगर लैंड के बारे में पूछा जाए तो कि सिर्फ लाइक मध्य प्रदेश में ही एक ऑफिस रख देंगे तो चल जाएगा, या फिर मुंबई में ऑफिस रख देंगे वाटर रूट के लिए तो चल जाएगा, या फिर एयरवेज के लिए कहीं पर भी रख सकते, नहीं बाबा, ये हर जगह चाहिए आपको आपके ऑफिसेस। तो यहाँ पे जो मेन ऑफिसेस है ना, रीजनल ऑफिसेस, वो है 6, कितने हैं, 6 ऑफिसेस है, कितने, 6 ऑफिसेस, कहाँ पे है, और ये 22 एंट्री पॉइंट्स कवर करते हैं, ठीक है, 22 एंट्री पॉइंट्स कवर किए जाते हैं। तो कौन से 6 ऑफिसेस है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैंने इसकी लिस्ट लिखा कर दी है, लिखने की ज़रूरत नहीं, बस मैं यहाँ पे आपको जस्ट उसको रिमेंबर कराने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले तो लिखो दिल्ली में है, ठीक है, देन है मुंबई में, देन है कोलकाता में, ठीक है, देन है आपका चेन्नई में है, ठीक है, चेन्नई में है, देन आपका कोचीन में है, देन टुट्टिकोरिन में। मैंने ऐसे ही इसको जब मैंने लिखा था तो मैंने ऐसे ही अपने दिमाग में इसको याद किया था, दैट्स वाई वो मेमोरी आ गई अचानक से कि देखो ऐसे याद रखो, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली मुंबई कोलकाता, ऐसे याद रखो, इधर कोलकाता है, ठीक है, इधर मुंबई है, इधर सेंटर में दिल्ली रखा, ठीक है, ऐसे रखो। और फिर यहाँ पे देखो टुट्टिकोरिन, कोच्चिन और चेन्नई, ऐसे करो, ठीक है, तो पूरा इंडिया कवर हो रहा है, ऐसे को समझ लो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द हाई रिस्क फूड आइटम्स कंसिडर्ड इन केस ऑफ इम्पोर्ट इनटू इंडिया। तो कौन से ऐसे हाई रिस्क
फूड प्रोडक्ट्स है जो इंडिया में इंपोर्ट करने से पहले इंपोर्टर खुद ही सोचता है कि भाई इंपोर्ट करना है या नहीं है। तो वो कौन से तो ऑप्शन देखो, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स, एग एंड एग प्रोडक्ट्स, तो ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसे मंगाने से पहले खुद इंपोर्टर ही सोच लेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इसकी शेल्फ लाइफ ख़राब हो सकती है। अच्छा, शेल्फ लाइफ के बारे में एक पॉइंट मैंने लिखा कर दिया है, आई थिंक सो मैंने लिखा कर देना चाहिए, 100% लिखा कर तो देना चाहिए, बिकॉज मैं मेरे फ्रेंड के साथ, मेरी रूममेट के साथ गई थी ऑफिस में। यहाँ पे उसने कुछ चीज़ें मंगाई थी, इंपोर्ट की थी फॉर हर पर्सनल कंज्यूम। तो वहाँ पे मैंने ऐसे ही पूछ लिया था वो जो ऑफिसर है वहाँ पे कि सर जो शेल्फ़ लाइफ होती है वो कितनी % होनी चाहिए, फिर क्या होनी चाहिए जब आप मंगा रहे हो सामान, ठीक है, मतलब जैसे इंडिया में आ रहा है सामान तो उसकी कितनी % वगैरह ऐसी कुछ वैल्यू पूछी थी मैंने। तो ही सेड कि 60% होनी चाहिए, ठीक है। माने शेल्फ़ लाइफ जो है आपकी, कोई भी फूड प्रोडक्ट आप मंगा रहे हो, कहीं से भी मंगा रहे हो, तो उसकी एट द टाइम ऑफ दे केम टू इंडिया और एट द टाइम ऑफ सेइंग टू इंडिया, समझ रहे हो कि इंडिया में भेजने के टाइम पर भी और जब वो इंडिया में आता है उस टाइम पे भी उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 60% होनी चाहिए। अब 60% से कम अगर होती है तो आप जो है उसको ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर पाओगे ना, सिंपल सी बात है। ज़्यादा तो देखो 100% शेल्फ लाइफ होती है बहुत सारे प्रोडक्ट्स की, बट अगर आप उसकी शेल्फ लाइफ 50% है, 30%, 20% है, क्या मायने हैं कि कितने पैसे डालो, क्योंकि इंपोर्ट करने में बहुत पैसे जाता है, ठीक है। तो ये हो गई आज की पूरी क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा होगा आज का क्लास तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।